अलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रोज़ क्लासरा। नाजरीन, मुल्क भर में मईशियत के बाद हम सब के लिए सबसे बड़ा और अहम चैलेंज दहशतगर्दी पर काबू पाना है। कल सिक्योरिटी इजलास के बाद वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने सिंध हुकूमत को टारगेट किलिंग रोकने के लिए 1 माह की मोहलत दी है और नाकामी पर वफाकी हुकूमत तमाम मामलात वहां के संभाल लेगी। सदर, वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा किसी को सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। 2 हफ्तों में नई सिक्योरिटी पॉलिसी तश्कील दी जाएगी। नई सिक्योरिटी पॉलिसी वुज़रा की सिक्योरिटी भी वापस ले ली जाएगी। सिंध हुकूमत को दी जाने वाली 1 माह की मोहलत। क्या ये तमाम जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं ये मुल्क में अमन और अमान के हवाले से किस किस्म की तब्दीली ला सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे दोहा में होने वाले मुज़ाकरात की, कि इन मुज़ाकरात में अमरीका तालिबान मुज़ाकरात को किसी बड़ी तब्दीली का पेशखेमा समझा जा रहा था, लेकिन ये मुज़ाकरात अफगान सदर के खदशात के बायस तातुल का शिकार हो गए हैं। इन मुज़ाकरात में आखिर तातुल क्यों आया, क्यों ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 60वीं सालगिरह मनाई जा रही है। एक मुख्तलिफ सोच और अपने नजरियात पर डटी रहने वाली कायद की ये सोच आखिर आज उनकी पार्टी में हमें क्यों नहीं मिलती, इस पर आज हम बात करेंगे। इन तमाम खबरों पर बात करने से पहले रोजाना की तरह खबरें लेंगे क्लासरा साहब और कायद साहब से। जी कायद साहब। शाजी, एक तो मैंने इंटरनेशनल न्यूज़ का आज इंतखाब किया, गो कि यहाँ आज बड़ा है, आज फैसला आना है जीएसटी पे। सुप्रीम कोर्ट ने जो महफूज कर रखा था, और भी कहानियाँ बहुत हैं कि सुना है, ये भी शुनीद है कि शायद अब आर्टिकल 6 पे जो है वो एम्फेसाइज करेगी ये एडमिनिस्ट्रेशन। मगर मैंने पहली खबर जो रखी है वो है जो ब्राज़ील में जो कुछ कल हुआ। कल ब्राज़ील की गलियों में लाखों लोग बाहर थे। ये चूँकि जुड़ी हुई है दुनिया की मैशियत, और मैंने ख़ास तौर पर जो प्ले कार्ड्स उन्होंने उठा रखे थे, आज हम वो नाज़रीन से शेयर करेंगे कि वो क्या कह रहे थे, वो क्या, और यूँ लगता है कि जैसे वो कहानी हमारी ही सुना रहे हों, तो इस पे बात करेंगे। और सेकंडली कल एक जो हमारे MGDs जिसे कहते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इसके हवाले से गुज़श्ता रोज़ एक रिपोर्ट आई है कि जो हमने अहदाफ हासिल करने थे गुर्बत कम करने के ज़िम्मन में, ख़ास तौर पे जो बच्चों पे और हम जुल्म रख रहे हैं इस सारे माशी सेटअप में, उसमें रिपोर्ट जो है वो खासी जो है वो हौसला अफजा कतन नहीं है, बल्कि वो इंतहाई नाकाबिल रश्क है। ये अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। ठीक है क्लासर साहब, आज आप क्या शेयर करेंगे? जी शाजिया, आज ये 2 हैं, ये स्टोरीज़ हैं। एक आपको याद होगा कल हमने स्टोरी की थी कि कैसे ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में डिले की वजह से, करप्शन की वजह से जो इसकी कॉस्ट है ये बिलियंस में चले जाते हैं। जैसे कल हमने यहाँ पे नीलम झेलम प्रोजेक्ट का बताया था कि 15 अरब रुपए से प्रोजेक्ट शुरू होने वाला अब जाके 270 अरब रुपए में मुकम्मल होगा। आज एक हमने इस तरह का एक और प्रोजेक्ट का ये इंतखाब किया था कि लोगों को एजुकेट किया जाए, बताया जाए कि उनका जो पैसा है किस तरीके से ज़ाया हो रहा है, या किया जाता है या हो जाता है, उसकी रीजंस क्या हैं। जो मेन एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे मंगला डैम रेजिंग प्रोजेक्ट बनाया गया था 2002 के बाद ऑनवर्ड। इसकी इनिशियल कास्ट लगाई थे, जो कास्ट थे 27 अरब रुपए के करीब थी। अब वो कास्ट जाके 120 अरब रुपए से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो वो हम ज़रा आपको उस पर बताएंगे कि कैसे 10 सालों के अंदर अंदर जो प्रोजेक्ट 27 अरब में ये मुकम्मल होना था, अब वो 120 अरब रुपए में जाके मुकम्मल हुआ, और ये सारा पैसा आपकी मेरी जेबों से कैसा निकाला जा रहा है, ये करेंगे। इसके बाद जो कौमी असम्बली में बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डिबेट्स और वहाँ पे चीज़ें सामने आ रही हैं, जहाँ पे बजट पे बहस हो रही है, तो साथ में कुछ वहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं, तो उन पे भी गुफ्तगू हो रही है। कल वहाँ पे PTA के कारकुन ने मर्दान से उन्होंने एक तकरीर की, उस पर बहुत सारा हंगामा मचा हुआ है। इमरान खान साहब की पार्टी पर तनकीद आना शुरू हो गई, या महमूद खान अचकज़ई साहब और इजाज़ुल हक के दरमियान बहुत सारा एक एक्सचेंज हुआ है, अगरचे एक दूसरे के एब्सेंस में हुआ है, उनका बिटर एक्सचेंज हुआ है वहाँ पे अल्फाज का। वो भी ज़रा बताएंगे कि ये सारी क्या कहानी है और कौमी असम्बली में क्या चल रहा है वहाँ। ठीक है, इन पर भी बात करेंगे, लेकिन क्लासा साहब सबसे पहले नई सिक्योरिटी पॉलिसी जो तश्कील दी जाने वाली है 2 हफ्तों में, उस पर बात कर लेते हैं। चौधरी निसार कहते हैं कि काम गैर महफूज है, जो हमारी फोर्सेज हैं वो करोड़पति अफराद की सिक्योरिटी में लगी हुई हैं, किसी वजीर को सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी सिवाय सदर, वजीर आजम और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नए सिक्योरिटी मेजर्स क्लासा साहब जो लिए जा रहे हैं किस हद तक कारआमद साबित हो सकते हैं अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करने में? चौधरी निसार अली खान साहब के बारे में हमें ये तवक्को है कि वो इस तरह के गैर मामूली स्टेप वो ले सकते हैं और लेंगे। जितने लोग उनको ज़ाती तौर पर जानते हैं या उन्होंने पॉलिटिक्स को या उनकी गुफ्तगू को फॉलो करते रहे, आई एम वन ऑफ देम, उनमें ये कैपेसिटी है। वो ये पहले भी शायद एक दफ़ा कहीं पे फोरम पे बात हुई है कि दबंग आदमी है, वो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से काम लेना जानते हैं, उनका अपना एक बहुत बड़ा मिलिट्री बैकग्राउंड है।
इसलिए फ़ौजियों से या फौजी हमारी जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है उससे मुतासर नहीं होते। जैसे हमारे आम यूजली तौर पर सिविलियन मिनिस्टर हो जाते हैं, इनके सामने के यूनिफॉर्म अफसर आ जाए तो ये खासे दब के रहते हैं। ये चौधरी साहब में ये बात नहीं है, हमने देखी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी देखी है, उनकी कौमी असम्बली में स्पीचेस भी देखी हैं। एक चीज़ जो पॉजिटिव उनके हक में जा रही है, ये बहुत बड़ा ऐलान है जो कल चौधरी साहब ने किया है यहाँ पे, और उनकी बड़ी एक ये कंप्रीहेंसिव ब्रीफिंग थी और उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बहुत सारे लोगों को जो उनको जानते हैं उनके लिए तो सरप्राइजिंग चीज़ इसमें नहीं थी, क्योंकि वो सब बंदे तवक्को कर रहे थे कि चौधरी निसार के आने से वो आके कुछ हालात को कम से कम ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। ये बेहतर चॉइस था नवाज शरीफ साहब का, ये चौधरी निसार को एज ए इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर लाना, उनसे बेहतर परफॉर्म कोई नहीं कर सकेगा। कल जो उन्होंने अनफोल्ड की हैं चीज़ें वो बहुत सारी, मैं कह सकता हूँ कि चैलेंजिंग भी हैं, बहुत ज़्यादा उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व हैं। इस पॉलिसी को कैसे देखा जाएगा, किस तरह देखा जाएगा। एक सबसे अच्छी चीज़ जो उन्होंने की है मेरा ख्याल है, जो पहला स्टेप है टुवर्ड्स, एक हमें लग रहा है कि काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी पे काम हो रहा है एटलीस्ट, जो हमें पिछले 5 सालों में नजर नहीं आया, जिस पर हम बात करते रहे कि कोई इंटीरियर मिनिस्ट्री हुकूमत को एग्जिस्ट करती है नहीं करती। एक तो उन्होंने जो असला के लाइसेंसेस पे पाबंदी का ऐलान किया, ये बहुत एक पॉजिटिव मेरा ख्याल ऐलान है चौधरी निसार की तरफ से कि इस मुल्क में अब बस कर दें, लाखों और करोड़ों की तादाद में असला लाइसेंस जारी किए गए, उसको सियासी करप्शन के तौर पर यूज़ किया गया, ब्राइब के तौर पर यूज़ किया गया। ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे शहरी के घर में असला पहुंच चुका है। रियासत का ये काम था कि आप मुआशरे को इतना बेहतर सिक्योर कर दें कि लोगों को वेपन रखने की जरूरत पेश ना हो, उनको ना हो। एक तो राइट ऑन टारगेट है चौधरी साहब, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हम उन लोगों को यहाँ पे बेतहाशा, जो पर्टिकुलर जो बात मेरा ख्याल है कह रहे हैं, मैं डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, वो कह रहे हैं एफसी और रेंजर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये फौजी एक तरह के पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं, इनको हर आप एमएनए के साथ, वजीर के साथ या किसी सिविलियन के साथ लगा देते, इनको नहीं लगाना चाहिए। वो मेरा ख्याल है पुलिस को उनके साथ अटैच करने की कोशिश करेंगे और यहीं पे वो आएंगे, रिस्क आएंगे। एक तो ये चीज़ है कि जो उनका मॉडल मुझे समझ आ रहा है चौधरी निसार अली खान साहब का, वो वेस्टर्न मॉडल है कि आप देखते हैं लंदन में भी एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो बैग उठाते हैं, गाड़ी पे बैठ के चला जाते हैं, ट्रेन पे, ट्यूब पे। आपने इतनी सिक्योरिटी अच्छी कर दी है लंदन की या दूसरे शहरों की कि वहां पे इस तरह की थ्रेट भी नहीं है कि वहां पे किसी पे अटैक हो सकता है, टारगेट किलिंग हो सकती है। यहाँ पर तो थ्रेट्स हैं, यहाँ पर तो उस तरह के सिक्योरिटी रिस्क है, यहाँ से एकदम से इतनी गैर मामूली चेंजेस हमें फोर्स कर सकते हैं। ये रिस्क एग्जैक्टली मैं ये कह रहा था, ये रिस्क एक ले रहे हैं चौधरी निसार अली खान साहब, ह्यूज रिस्क इन्वॉल्व है। जब तक वो यहाँ पे उसे मैयज नहीं लेंगे कि कोई बंदा आम फ्रीली, मैं वीआईपी की बात कर रहा हूँ, कि रोड पे फिर सके, उसको थ्रेट ना हो। अगर ये चौधरी निसार अली खान साहब मेरा ख्याल है ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये कल्चर एटलीस्ट इस्लामाबाद की हद तक इंश्योर कर दें, एक मॉडल सिटी बना दें, उसको फिर आप ये दूसरे इजला तक लेके जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बिग ये डेवलपमेंट होगी। लेकिन चौधरी निसार अली खान को जानते हुए एक तरह के आप कह सकते एम्बिशियस उन्होंने टारगेट सेट किया है, गोल सेट किया है, लेकिन ये डूएबल है। ही कैन डू दैट एंड ही मींस बिजनेस, जो मुझे इस दफा लग रहा है उनमें ये है कि टेक लेती हूं मैं इस पर कि किस हद तक ये कल्चर जो अब एक्सेप्टेबल हो सकता है। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। काजी साहब, नई सिक्योरिटी पॉलिसी, अच्छे स्टेप्स भी हैं, इसमें रिस्क भी हैं, किस हद तक एक्सेप्टेबल है हमारी सोसाइटी के लिए? मैं थोड़ा सा बात करूंगा। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ क्लासरा साहब से, फौज से बिल्कुल दबने वाले नहीं हैं चौधरी निसार अली खान। कल परसों से एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, बड़े करीब ज़िया-उल हक साहब के खड़े हैं ये चौधरी साहब, और इनके फैमिली में भी फौज के बहुत लोग हैं, लिहाजा से यकीनन इनका वो नहीं होगा इशू। लेकिन इशू ये है कि जितनी मेहनत से हमने इस इश्यू को क्रिएट किया है उस ज़िया-उल हक के ऐद से लेके अब तक, बल्कि मैं यहाँ देना चाहता हूँ थोड़ा सा एक क्रेडिट, प्राचा साहब लिखते हैं स्मोकर्स कॉर्नर, उनका ब्लॉग छपा हुआ है कैच 79, कैसे ग्रेजुअली आपने इनको बनाया, इनको क्रिएट किया, इस सिक्योरिटी इशू को एक रोशन ख्याल सोसाइटी को आपने बदला मिलजुल के, इस सारी सिक्योरिटी स्टैब्लिश, और फिर अमेरिका बहादुर यहाँ आया और ये सब कुछ जो हुआ है, मुझे बिल्कुल उनकी सलाहियतों पे शक नहीं है, ना ही मुझे चौधरी निसार अली खान साहब की नीयत पे शक है। लेकिन जो एनॉर्मिटी ऑफ द इशू है, जो कि इस काम की संगीनी है, जो हमने खुद, इट इज ऑफ आवर ओन मेकिंग, लेट्स बी वेरी क्लियर। अभी एरिक मॉर्गलिस का मैंने कुछ दिन पहले नोट किया था, जो CIA के ऑपरेटिव थे, जिन्होंने फरमाया था किस तरह जो है वो अख्तर अब्दुर्रहमान साहब के दौर में ये नॉन स्टेट एक्टर्स बनाए गए थे। ये पड़ा हुआ मिनट। अब बात ये है कि अब हमारी ख्वाहिशों से,
और हम इस्लामाबाद इतना सेफ हो जाए, बहुत खुशी होगी मुझे कि वहां प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो टैक्सी पे बैठ के जाएं। जाना चाहिए ऐसे, और मौजूद मुल्कों में ऐसे ही जाते हैं। मगर आपने ये जो किया है, इसको अनडू कर लेंगे आप, और कैसे अंडू करेंगे? यही तो बात है, सिर्फ ख्वाहिश नहीं, प्रैक्टिकली करने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आपके लिए जो अनॉर्मिटी है वो ये जो है सिक्योरिटी उधर से हटा लो, ये कर लो, अंडरलाइंग काजेज जो हैं जो स्टेट के अंदर तक पेनिट्रेट कर गई हैं बड़ी बदनसीबी के साथ, और जिसके लिए जो हमारी रियासत का एक अहम हिस्सा है और बड़ा हिस्सा है जो उससे टकरा रहा है, उसे रोकने की भी कोशिश कर रहा है। जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हुए थे, वो सड़क का इफ्तिताह करते हुए वहां पे पाकिस्तान का झंडा भी उन्होंने लहराया। तो आज कितनी मुसीबत में है हम उस पॉलिसी वजह, तो फिर क्या हम उन अंडरलाइंग काजेज जो हैं उनको रिमूव कर सकेंगे? कॉस्मेटिक चेंजेस से कुछ नहीं होगा। क्लासेस साहब, ये कॉस्मेटिक चेंजेस लग रही है, निसार साहब जो स्टेप्स ले रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। नहीं शाजिया, बात जो मैंने पहले की कि दो चीज़ें हैं इसमें, बल्कि तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जो मैंने पहले भी कहा रिस्क है, बहुत एम्बिशियस प्लान है, इसमें कोई शक। लेकिन अच्छी चीज़ ये है एटलीस्ट कोई प्लान या कोई ख्वाब देखने को तैयार है। लेट्स ट्रीट इट एज ए ड्रीम। अगर हम इसको एक ड्रीम के तौर पर लेते हैं, काजी साहब ठीक कह रहे हैं, इतना आसान काम नहीं है, आप भी ठीक कह रही हैं, इट्स ए ह्यूज टास्क। लेकिन मुझे खुशी ये है, चाहे ह्यूज टास्क है, किसी ने इस पे बात तो की है, किसी ने बैठ के पहली दफा कोई हिकमत अमली देने की कोशिश तो की है। उस पे एग्जीक्यूशन में क्या प्रॉब्लम आते हैं, वहां पे क्या रेजिस्टेंस मिलती है, नहीं मिलती, ये तो बाद की चीज हम डिस्कस करते जाएंगे। बर्डन है, बैगेज ऑफ द पास्ट बिल्कुल है जो काजी साहब बात कह रहे हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन 5 सालों में हमने देखा फ्री फॉर ऑल था। एटलीस्ट मुझे आपकी दफा लग रहा है कि कुछ ना कुछ काम होगा। अगर यही लोग जिनको हटा रहे हैं सिक्योरिटी से, जो VIPs की हैं, रेंजर्स को, FC को, इन्हें थोड़ा सा खुला हाथ इनको दिया जाए, इनको ये कॉन्फिडेंस दिया जाए, मोटिवेशन दी जाए कि बहुत कुछ कर सकते हैं। जो काम आप चौधरी साहब को करने वाले हैं, 2-3 करने वाले हैं मेरा ख्याल, जो जरूरी है, जो चैलेंजिंग है उनके लिए। एक तो पॉलिटिकल बेसिस पे थाने जो हैं उनमें वो ये पोस्टिंग ट्रांसफर को बंद करवाएंगे। आई होप कि ये उसका ये थानेदार है, ये फलां का SHO है, ये नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद में क्राइम बढ़ रहा है, यहाँ पे अब स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, यहाँ पे लोग अब ATM में जाते हैं, यहाँ पे वारदातें हुई हैं, थानेदार नहीं लगेगा, ये कल कहा है उन्होंने। ये एक अगर ये कर लेते, इस्लामाबाद में अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, मोटिवेटेड हैं, सिविलाइज्ड हैं, और बेहतर पुलिस है इस्लामाबाद की, हमारा इंटरेक्शन इनके साथ रहता है, इसमें अच्छे लोग भी हैं। अगर ये उस रहमान मलिक साहब के दौर में सबसे बड़ी खराबी ये हुई कि इन्होंने तमाम के तमाम पोलिटिसाइज कर दी, और एक छोटा सा सिपाही जो है वो भी किसी की सिफारिश पे लग रहा था। और इसमें होने वाली चीजें हैं कि चौधरी साहब को जब तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सपोर्ट नहीं मिलेगी, मुश्किल हो जाएगा। एक सिपाही टार्च के साथ तो वो नहीं बता सकता, टार्च हाथ में लेकर खड़ा लोगों को फेसेस पे जो मार के देख रहा है कि ये शरीफ आदमी, ये बदमाश है। आपको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट उसको देनी पड़ेगी। आपका जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट था जो रहमान मलिक साहब के दौर में $140 मिलियन का, और उसमें इल्जामात लगे थे, बहुत बड़ा भारी कमीशन खाया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको स्क्रैप कर दिया था। मैं समझता हूं उसको रिवाइव करने की जरूरत है दोबारा। आपको यहाँ पे मॉडर्न गैजेट्स, आपको ये टेक्नोलॉजी, आपको CCTV कैमरेज, ये आप जब तक ये नहीं करेंगे, ट्रेंड मैन पावर नहीं लेंगे, एक मोटिवेटेड फोर्स नहीं लेंगे, तो ये जो आपका एम्बिशियस प्लान है ये शायद वर्क ना कर सके। देखिए अगर तो देखिए ना, क्या हर चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। जिस तरह आप वो हेडर भी दे रहे हैं, हम देख रहे थे कि जी एक और चैलेंज इम्तिहान बजट के बाद, अगर 3.2 मिलियन लोगों को उन्होंने टैक्स लगा लिया और रियासत के लिए पैसे बाजियाब करवा लिए कि हमारी सिक्योरिटी के लिए, अवाम के लिए वो करवा लिए, तो ये फिर ये भी कर लेंगे। देखें ये जुड़ी हुई चीजें हैं। आपके पास वसाइल नहीं है, और जब वसाइल नहीं है तो जिस क्लास साहब कह रहे हैं गैजेट्स कहां से आएंगे। तो बात यह है कि 2 किस्म के दहशतगर्द हैं, एक वो जो धमाके कर रहे हैं, एक वो जो माशी धमाके कर रहे हैं। माशी दहशतगर्दी को रोकना पड़ेगा इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए, क्योंकि याद रखें काले धन के ऊपर बैठी है ये दहशतगर्दी की मैशल। इसमें हेरोइन का इधर जो ड्रग मनी है, इधर की जो इससे पहले जो पैसा अमेरिका की तरफ से आता रहा अनअकाउंटेड फार, जो न जाने कहां गया, उसकी कई कहानियां हैं यहाँ पे। तो ये साहब जो सिंध हुकूमत को 1 माह की मोहलत दी है कि 1 माह में टारगेट किलिंग खत्म कर, ऐसी मोहलत तो सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें दे चुकी है, जो पिछले 5 सालों में नहीं कर सके, 1 महीने की मोहलत में किस तरह वो खत्म करेंगे? ये शायद बड़ा आपने अच्छा सवाल किया, लेकिन मेरा ख्याल इन दोनों अल्टीमेटम में फ़र्क है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये आर्डर्स कर रही थी, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ये सेंटर में, और पॉलिसी बनाई गई थी जिसको हम जानते हैं डिफाई करने की, कि हमने नहीं मानने, हमने जो बात सुप्रीम कोर्ट कहेगी हम उसको उलट जाएंगे, क्योंकि उसमें प्रेसिडेंट साहब पे केसेस थे, वजीर आजम पे थे, डेली इनकी पेशियां लग रही थी। उन्होंने कहा ठीक है, अगर हमने अदालतों में भुगतना तो हम इनके कहने पर तो कुछ नहीं करेंगे, अच्छा बनने की हमें जरूरत नहीं। उसका नुकसान ये हुआ कि पूरे का पूरा कराची का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो आपका खराब, वो पूरे मुल्क का खराब हुआ ओवरऑल। तो इसमें यह फर्क लग रहा है कि ये चौधरी साहब का जो अल्टीमेटम है,
ये मुमकिन है यहाँ पे कि आएंगे कुछ पीपल्स पार्टी ये आके स्टैंड लेने की कोशिश करेगी कि लॉ एंड ऑर्डर सूबाई मसला है, हम जाने, हमारी हुकूमत जाने, लोग मरते हैं, जीते हैं, लोग क्योंकि हमें वोट दे रहे हैं, लिहाजा आपका कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, आपका इशू ही नहीं है एक। लेकिन चौधरी साहब इसमें 2-4 चीज़ें कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है कल उन्होंने ये खुल के बात नहीं की, एक उन्होंने ये टीजर ड्रॉप किया है कि फिर हम खुद डील कर लेंगे। इनके पास बहुत सारी फेडरल लेवल पे एजेंसीज हैं, इनके पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, मसलन आल जो रेंजर्स इन्होंने दी हुई है उनको, उनके डिस्पोजल पे, सिंध हुकूमत के डिस्पोजल पे, इनके पास एफसी है, रेंजर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं समझता हूँ 2 और महकमे हैं जिनको ये यूज़ कर सकते हैं कराची में अगर ये फैसला कर लेंगे हमने बेहतर करना है। एक इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो वज़ीर आज़म के तहत आता है, एक सीक्रेट एजेंसी है, इवन ISI जो है जो सबसे बड़ी सुप्रीम एजेंसी समझी जाती है वो भी वज़ीर आज़म के मातहत है। अगर ये कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं चौधरी ये निसार अली खान साहब के IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI, FC, रेंजर्स, इनके साथ मिलकर वो कोई प्लान करते हैं और फेडरल हुकूमत को हमेशा ये पावर्स होती हैं किसी जगह पे ऑपरेशन कंडक्ट कर सकते हैं। इन्होंने सिंपली वहां के लोकल थाने को बनाना, ये बताना होता है कि फलां जगह पे हमारे टारगेट्स हैं, हम जा रहे हैं, हमने ऑपरेशन करने। सो अभी उन्होंने कहा नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर लूंगा चौधरी साहब के जहन में ये है कि वो कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं, ये उसमें FC में और ये रेंजर्स में, आपकी ISI में और इंटेलिजेंस ब्यूरो में, और कराची के हालात को बेहतर कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी एक बात की थी, फिक्रा कहूंगा, सिर्फ एक फिक्रा कि ये भी जो कराची की दहशतगर्दी है ये 32 से जुड़ी हुई है, ये जो वहां की लूट मार का कल्चर है इसको अगर आप डिसमेंटल कर लेंगे, इतना बड़ा वेस्टर्न इंटरेस्ट जो आपने क्रिएट वहां कर दिया है माजी से अब तक, जिसकी भी जिम्मेदारी हम उस पर नहीं जाते, उसमें एजेंसियों का क्या रोल है या क्या रोल नहीं है, मैं इसकी बहस में नहीं जाता। अगर इस तरह से ये कंट्रोल कर लेंगे तो मैं समझता हूं ये तो दायम दुराय रहती हुई दुनिया तक मुस्लिम लीग नून हम पे हुकूमत करेगी अगर ये दो, और हमारी खुशी से करेगी अगर इस पे काबू पा कराची के हालात पर अगर काबू पा लिया। आगे बढ़ते हैं कासिम साहब, बड़ा खुशाइन समझा जा रहा था अमेरिका और तालिबान के जो मुज़ाकरात हैं कल से तातुल का शिकार हो गए, बड़े खदशात हैं अफगान हुकूमत को। एक तो वो कहते हैं कि ये वो तालिबान नहीं है, ये वो इंतजामिया नहीं है जो हम चाहते हैं, दूसरा दफ्तर के नाम पर कशीदगी। अगर ये वो तालिबान नहीं है जो अफगान हुकूमत चाहती है, वो इंतजामिया नहीं है, तो अमेरिका क्या डबल गेम कर रहा है? अमेरिका किन तालिबान से फिर मुज़ाकरात कर रहा है क्लासर साहब? ये शाजिया इट्स वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन ऑफ कोर्स आई शुड से, लेकिन इसमें 2-4 चीज़ मैं बता दूं। मैं आपको याद होगा जब यहाँ पे रशियंस ने उन्होंने आके इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, तो उस वक्त जो मुज़ाकरात जनीवा में होते थे, और काजी साहब इस पर बड़ी खूबसूरत रोशनी डाल सकते हैं, जब ये वहाँ पे पार्टीज बैठती थी कि आप अफगानिस्तान से विड्रॉल करें और मुज़ाकरात होते थे, तो जो जब इनके इजलास होते थे, निगोशिएशन होते थे, तो सबसे पहले ये तय किया जाता था कि अगला इजलास कब होगा हमारा। ये जरा आप उसकी ये मुश्किलात जहन में रखें कि 10-12 साल का एक बैड ब्लड है, लाखों लोग मारे गए, एतराज़ात हैं। ये जो हम तवक्को कर लेते हैं कि शायद अमेरिकन, तालिबान या पाकिस्तान या जो भी उसमें वो आ रहे, कतर वगैरह शामिल हैं, तो ओवरनाइट पहला इजलास होगा, उसमें मुज़ाकरात होंगे, चीज़ें तय हो जाएंगी, ऐसे नहीं होता। अफगानिस्तान का लास्ट जो आपकी डील थी जब रशियन फोर्सेस ने विड्रॉ किया था, 10 साल लगे थे उनको इस ये मुज़ाकरात के नतीजे में कि अब आप वापस जाएंगे, पीसफुल विड्रॉल होगा, कैसे होगा, बला 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 चीज़ें हुई थी। अब भी मैं समझता हूँ ये पहला इजलास हुआ है, वो पहली दफ़ा एक ब्रेक थ्रू हुआ है, वो मुलाकात करेंगे, तालिबान अपने वहां रिजर्वेशन देंगे, और निगोशिएशन में हमेशा टाइट पोजीशन रखी जाती है। अमेरिकन अपनी एक पोजीशन लेंगे, तालिबान अपनी लेंगे, कारजाई साहब ने वहां से फिलर छोड़ दिया है, और ये मैं समझता हूं हो सकता है अमेरिकन की मर्जी से किया गया हो ताकि तालिबान पे भी दबाव डाला जाए कि देखें अमेरिकन कितने रिस्क ले रहे हैं, इवन कारजाई साहब उनसे खुश नहीं है। ये थोड़ी सी आप गिव एंड टेक की ये चीजें चलती हैं, बार्गेनिंग चिप्स आप यूज करते हैं निगोशिएशन में, आप अपने जो पावर पॉइंट्स हैं उनको यूज करते हैं, मुखालिफ की चीजों को एक्सप्लॉइट करते हैं। एटलीस्ट मेरा ख्याल है इनको टाइम देना चाहिए, एक नई बिगिनिंग हुई है, अच्छी हुई है। मैं तो पर्सनली तौर पर समझता हूं कि इस पे पाकिस्तान को, मीडिया को या सिविल सोसाइटी को सपोर्ट इसलिए भी करना चाहिए, और इसे हमें वो नहीं होना चाहिए कि एक इजलास हुआ है, मीटिंग हुई है, तत्तुल का शिकार हो गया या रुक गया है। इट विल टेक सम टाइम, ये पहली हुई है, ब्रेक थ्रू है, इट्स अ गुड न्यूज एटलीस्ट। जी काजी साहब इस पर आप क्या कहेंगे? जी मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ 2 बातें, मैं इस पर 2 बातें कहूँगा मुख्तसरन। एक तो ये कि इसमें ये होता ये है कि जो डिसीजन करते हैं यहाँ पे अमेरिका में, जो डिसीजन होते हैं वो अनइलेक्टेड जो पावरफुल लोग हैं वो करते हैं कि जाओ हमला कर दो, जाओ जंग कर दो, इराक पे कर दो, वियतनाम पे चढ़ जाओ, उनके अपने बिजनेस डिजाइन होते हैं। ये जो ब्यूरोक्रेसी है फिर वो उस गंद को साफ करने आती है, और ये अब इराक साफ कर लो, अब अफगानिस्तान साफ कर लो। अब हुआ ये है, नज़ा ये हुआ है कि उन्होंने एक झंडा रखा वहां पे, साथ ही उन्होंने कहा जी कि इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, तो करज़ई को ये मैसेज गया कि भाई मैं तो हो रहा हूँ फारिग, और ये तो जलावतन हुकूमत बना रहे हैं। अब ये है कि अभी मैं इसकी और मिसाल दे दूं, ये G8 की जो कल मीटिंग हुई है, कोई एक मसला नहीं, सीरिया और इकोनॉमी थी, उस पर कोई कंसेंसस नहीं हुआ वहां पे उनका। बात ये है कि दे आर अटरली अनएबल टू रिजॉल्व और क्लीन द मेस दैट दे हैव क्रिएटेड देमसेल्व्स। खुद ये इतना गंद डाल दिया। अब मुझे आप बताएं इराक का क्या बना? ये अभी एक और आपको बात बता दूं, फौजें निकालेंगे, 1,08,000 कंट्रैक्टर वहां रहेगा जो अमरीकी है,
और जो 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 शोबे हैं जो दीगर अफगानिस्तान जिसे वो 100 कार्ड आजाद कर रहे हैं उनके मुला, तो इट्स अगेन नॉट इजी। होगा क्या कि ये जो कब्जे की नफ्सियात है कि पहले अमेरिका का कब्जा था, अब तालिबान का होगा या करजाई का होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सीनियर तज्जियाकार हसन अस्करी भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे कि कितना आसान है मुज़ाकरात का कामयाब होना। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद सीनियर तज्जियाकार हसन अस्करी इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब। जिस तरह से अफगान हुकूमत की रिजर्वेशन सामने आ रही हैं, वो तालिबान इंतजामिया से खुश नहीं है जिनसे बात की जा रही है। हामिद करज़ई ये भी चाहते थे कि ये मुज़ाकरात सऊदी अरब या टर्की में किए जाएं क्योंकि अफगान तालिबान पर उनका ज़्यादा असर रसूख है। इन तमाम रिजर्वेशन को लेकर कितना आसान लग रहा है इन मुज़ाकरात का कामयाब होकर आगे बढ़ना? देखिए, जब मुज़ाकरात इतनी तवील जंग के बाद हो जिसमें खाना जंगी का भी एक पहलू हमें नजर आए, वो कोई आसान काम नहीं होता। ये है कि इब्तदा एक अच्छी हुई है कि कम से कम माहौल डायलॉग के लिए बन गया है क्योंकि पार्टीज जो हैं वो डायलॉग चाहती हैं। लेकिन इस स्टेज पे ये कहना कि कुछ नताइज निकल आएंगे कबल वक्त है, क्योंकि इस किस्म के मुज़ाकरात में और जगह जो मुज़ाकरात जंग के बाद या खाना जंगी के बाद होते हैं, हमने उसमें देखा है कि इब्तदाई स्टेज पे कि गुफ्तगू का तरीकाकार क्या होगा, गुफ्तगू का पैरामीटर्स क्या होगा, इसमें काफी टाइम लगता है। और उसके बाद जब इश्यूज पे आप जाते हैं उसमें झगड़े पड़ते हैं, और इसमें चूंकि पार्टीज ज्यादा हैं और इर्द गिर्द के ममालिक के मफादात भी हैं, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अच्छा, आखिरी सवाल का जवाब दे दें। भारत का ये कहना कि तालिबान से मुज़ाकरात में रेड लाइंस उबूर ना की जाएं, ये किसको मतनबे कर रहे हैं वो? देखिए, बुनियादी तौर पर जो भारत है उसका मसला ये बनता है कि अगर तालिबान अफगानिस्तान में गालिब आ जाएं किसी तरीके से, तो हिंदुस्तान उसके मुखालिफ होता है, क्योंकि तालिबान आमतौर पे हिंदुस्तान के हक में नहीं रहे हैं, माजी में ही रहा है। तो इसलिए वो ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा वहां पे निजाम बने जिसमें कि फौकियत तालिबान को हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब आपका। इसका मतलब ये है कि इस फौरी स्टेज पर नताइज की उम्मीद कर सब नहीं की जा सकती। वो भी यही कह रहे हैं, और फिर ये है कि अपने अपने पसंद के तालिबान है। इनको करज़ई साहब को जो पसंद है वो पता नहीं अमेरिका को पसंद है, भारत को कुछ और अलबत्ता अमेरिका ने हक्कानी ग्रुप को तो बिठा ही लिया है। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासर साहब, आपकी बड़ी अहम खबर, कल हमने नीलम जहलम पावर प्रोजेक्ट की बात की कि उसकी लागत किस तरह बढ़ी। आज आपकी बड़ी अहम स्टोरी है कि मंगला डैम रेजिंग जो प्रोजेक्ट था 27 अरब से बढ़कर 120 अरब रुपए कैसे हो गए 10 सालों में? जी शाजिया, ये जो पाकिस्तान में हम बात करते हैं करप्शन की, मिसमैनेजमेंट की, ये बाज़ दफ़ा इतनी खौफनाक कहानियाँ छुपी हुई होती हैं दस्तावेज़ात में, इंक्वायरी रिपोर्ट में। मेरे पास एक और इंक्वायरी रिपोर्ट है और हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे क्योंकि इसमें खासी जो ये प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन था 2008 और 2011 के दरमियान, इन्होंने डजन्स ऑफ इंक्वायरीज रिपोर्ट की और तमाम की तमाम इंक्वायरीज रिपोर्ट जो डंप कर दी गई और किसी एक पे एक्शन नहीं हुआ। हम किसी और प्रोग्राम में डिटेल भी बताएंगे कौन कौन सी इंक्वायरीज हुई, क्या हुई। हम इसको वन बाई वन भी टेकअप कर सकते हैं कि किस किस प्रोजेक्ट में क्या हुआ है, और इंटरेस्टिंगली किसी एक भी रिकमेंडेशन पर काम नहीं हुआ यहाँ पे जो हमें देखने वाले। एक जो आज हमने इसको सेलेक्ट किया कल वाले नीलम जहलम के बाद, जैसे कल हमने बताया था कि कैसे 25 अरब रुपए जो हैं, ये सॉरी 15 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जो है 217 रुपए में कंप्लीट हो रहा है। अब उसमें जो एक और बड़ा प्रोजेक्ट है मंगला डैम, ये रेजिंग प्रोजेक्ट, ये 2003 में इसको कंसीव किया गया था। मकसद ये था कि 2-4 इससे आपको ये फायदे होने थे, पाकिस्तानी इकॉनमी को भी होने थे, पावर सेक्टर को भी होने थे। एक तो 2 मिलियन एकड़ के करीब जो फीट होता है आपको पानी एडिशनल मिलना था। जो बारिशें आती हैं, फ्लड्स आते हैं या आपके जितने, उनको रोकना मकसद भी था। तो इसलिए सोचा गया कि इसको रेज कर दिया जाए, इसकी जो हाइट है वो बड़ी करके पानी ज़्यादा स्टोर किया जाए। इनिशियली इस पे जो उन्होंने ये बजट एस्टिमेट किया था वो 27 अरब रुपए का था इन्होंने जो बनाया, और ये 2002 से लेके ये जाके कंप्लीट हुआ है तकरीबन ये 2010 के करीब 99% के करीब इसकी कंप्लीशन हुई है।
उस वक्त तक 120 अरब रुपए के करीब इस पे खर्च हो चुके थे। इनिशियल कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म, तकरीबन आप कह सकते हैं 100 बिलियन रुपीस इस पे ज्यादा हुए हैं। उसमें सेटलमेंट के प्रॉब्लम शुरू हो गए। इन्होंने वहाँ जो लोकल ये लोग रहते थे, जिन्होंने इनको उनकी आबादियाँ थी, गाँव थे, उनको वहाँ से शिफ्ट करना था, उनको पैसे देने थे। अच्छा, वंस इट वाज कंप्लीटेड, बड़ा इंटरेस्टिंग लिया कि चले आपने 100 अरब रुपए ज्यादा लगा लिया, उसमें करप्शन मिस मैनेजमेंट लगा लें या जो भी नाअहली थी शामिल थी। उसमें 3 वाटर सीजन गुजरे, फ्लड्स का सीजन, जो पाकिस्तान में फ्लड्स हैं जिससे इंसानी जानें ज़ाय हुई हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, आपकी इकॉनमी में बुरा ये असर पड़ा है, आपकी फसलें तबाह हुई हैं। ये इंक्वायरी रिपोर्ट ये कह रही है कि ये यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुका था, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। इसके बावजूद भी इन्होंने फ्लड को, जो पानी आ रहा था जो पूरे पाकिस्तान को अफेक्ट कर रहा था, इन्होंने स्टोर नहीं किया। उससे जो नुकसानात हुए हैं कि आपका जो आप पावर जनरेट कर सकते थे 12%, इन्होंने कहा था ऑलरेडी जो मंगला ये कर रहा है, ये पावर पूरी कर रहा है, वहां से जनरेट कर रहा है, मजीद 12% करेगा। 2 मिलियन आपको एकड़ फीट आपको पानी मिलेगा फसलों के लिए। इन्होंने 3 सीजन जो है ज़ाय किए हैं, जिससे फ्लड्स भी गए हैं पाकिस्तान में, आपकी फसलें भी तबाह हुई हैं और आपकी इंसानी जान है। सो आप ये कह सकते हैं कि 100 बिलियन रुपीस आपने ओवर एंड अबव द प्रोजेक्ट भी खर्च किया। इसके बावजूद वो कह रहे हैं 1 साल में 18 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, जब आपने पावर नहीं वहां से पैदा की जो आपको करनी चाहिए थी, आपने फ्लड्स नहीं रोके, आपने वहां पर इरीगेशन के लिए जो आपने रिलीजेस करनी थी वो नहीं कर सके। सो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, वो 100 बिलियन से ज्यादा जाता है कि जिस पर्पज के लिए आपने बनाया था वो पर्पज आप अभी तक उसको अचीव नहीं कर सके। सो अनदर बिग मिसाल, एक मेगा प्रोजेक्ट जिसमें फॉरेन फंडिंग भी शामिल थी, लोन भी शामिल थे, पाकिस्तान का टैक्स पेयर्स का पैसा भी शामिल था। 27 अरब रुपए से लेके 120 अरब रुपए से ज्यादा खर्च हुआ। 18 अरब रुपए सिर्फ 1 साल में ये नुकसान हुआ है, जब ये प्रॉपर ये बिजली नहीं पैदा कर सके वहां से और प्रॉपरली वहां पे पानी स्टोर नहीं कर सके, जिससे बिल्कुल काम नहीं हो रहा। क्लास्टर साहब, हमारे नुमाइंदे कामरान बुखारी भी हैं मीरपुर आजाद कश्मीर से, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी काम तो हो चुका, मुकम्मल हो चुका है। खैर बुखारी साहब से बात करते हैं फर्दर। आप जी कामरान, आपको आवाज आ रही है? जी 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 कामरान, हमें अभी क्लासर साहब बता रहे हैं कि किस तरह ये प्रोजेक्ट 27 अरब में कंप्लीट होना था, 120 अरब रुपए इस पे लागत होगी। क्या आपके पास क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? जी जी, इसमें शरिया कोई शक नहीं कि ये 27 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था और 2007 में ये कंप्लीट होना था। और मैं आपको बताता चलूं कि 120 अरब रुपया इस पर खर्च हो चुका है, लेकिन अभी तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सका। प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें जो मुतासरीन थे, जो 350 के लगभग इसमें जो देहात थे जो इफेक्ट हुए हैं, वो अभी तक उनकी बहाली का काम मुकम्मल नहीं हो सका है। और इस साल मंगला डैम में 1250 लेवल तक पानी भरने की ख्वाहिश जाहिर की जा रही है, लेकिन शायद मैं आपको बताता चलूं कि लग नहीं रहा है कि ये पानी भर सके, क्योंकि उसमें लोगों को अभी मुतबादिल जगह अलाट नहीं हुई। लोगों मुतबादिल जो न्यू सिटी बनाया गया था उसमें सहूलतें ही नहीं है, लोगों को प्लाट ही अलाट नहीं हुए। तो ये अच्छी खासी मदामत का खदशा है। और इसमें एक कामरान इसमें जो मेरे पास डाटा आ रहा है, कामरान आ रहा है, वो ये है कि कुल 113 गांव थे जिनका कब्जा लेना था और उनको बकायदा 35 बिलियन रुपीस की अदायगी की गई थी और उनको पैसे दिए गए थे। और टोटल जो प्लाट्स उनको मिलने चाहिए थे वो 8,880 प्लाट्स है, जो मेरे पास फिगर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये कह रही है, रिपोर्ट कह रही है कि इन्होंने प्लाट्स भी दे दिए थे, 35 अरब रुपए भी दे दिए थे, सेटलमेंट भी कर रही थी। आप बता रहे हैं कि अभी तक, और ये बात मैं कर रहा हूँ आपको, 2010 की इंक्वायरी रिपोर्ट थी, ये 3 साल पहले की इंक्वायरी रिपोर्ट है, उसमें ये दावा किया जा रहा है। तो ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है? आप कुछ और जो बात बता रहे हैं। आप ये सिर्फ रिपोर्ट की हद तक क्या है, और मैं आपको बताता चलूं कि अभी भी लोगों के वही मामलात हैं, अभी भी लोगों के वही मामलात हैं। 2013 है, लेकिन अभी तक लोगों को मुतबादिल प्लाट नहीं मिले। इसमें कमेटी केसेस का भी था, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो बाद में कोर्ट में भी चले गए, जिनके मुआवजे का भी मसला था। और एक अहम बात मैं आपको बताते चलूं, क्लासेस साहब, आपने बात की वाटर स्टोरेज की, लेकिन इसमें वाटर स्टोरेज वो 1250 लेवल तक उन्होंने पानी लेके जाना था, लेकिन जितने अरसे में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, इतने अरसे में उसमें सेल्ट आ गया, मट्टी आ गई है कि जो उसमें कैपेसिटी रखी गई थी वो पहले वाली जगह पे पड़ी हुई है, उसमें कोई खातिर खा इजाफा नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कामरान के जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाया गया था वो पूरे नहीं, कि आपने इसमें 2 मिलियन एकड़ फीट आपने हर साल लेना है, आपने जो फ्लड का पानी जाता है वो रोकना है, आपने 12% मोर बिजली पैदा करने थे, वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पा रहे। ठीक है, मैं वाटर स्टोरेज की बात कर रहा हूँ क्लासर साहब, इसमें कोई शक नहीं।
जी जी क्लासा साहब, इसमें कोई शक नहीं कि वाटर एक तो इसमें था कि सेल्स को नहीं रोका गया, जिन पर मट्टी आ रही है उसको नहीं रोका गया, उसमें मजीद जो कैपेसिटी बढ़ाई जानी थी वो अपनी जगह पर वो पहले वाली। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी आपका। इसका मतलब जिन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए बनाया जा रहा था उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन मकासद को हासिल नहीं किया गया, उन अहदाफ को पूरा नहीं किया गया। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर काजी साहब की कुछ स्टोरीज हैं हमारे पास, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इंटरनेशनल सीन पे जो बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं और एक मूवमेंट है जो पूरे ग्लोब को लगता है एनगल्फ करती नजर आती है, और हम देख रहे हैं जैसे आपने ये समर देखी मिडिल ईस्ट में और फिर यूरोप में तो है ही, अब तुर्की के बाद तुर्की में ये आग सुलग रही है और बहुत खौफनाक पोलराइजेशन हो गई है। जिस तबकाती कशमकश को समझ रहे थे कि पस मंजर में चली गई है, मगर ये बड़ा दिलचस्प हुआ, एक 20 सेंट का इजाफा हुआ किरायों में ब्राजील में 20 सेंट से, और उस पर अब शुरू हुई ये तहरीक। और आज ये जो दिन गुजरा है, क्योंकि हमारा टाइम का भी फर्क है, ये थर्सडे को 3 लाख लोग तो सिर्फ रियो डी जेनेरो में थे और लाखों लोग जो हैं वो बाहर हैं। सरकारी एजेंसियां 5 लाख लोग कह रही हैं और जो गैर सरकारी, लेकिन जो दिलचस्प बात है अब वो कह रहे हैं कि भाई ये बात और मामला सिर्फ 20 सेंट्स का नहीं है। ये आप भी अक्सर बात कहते हैं कि वजूहात पीछे अक्सर। अच्छा, अब नहीं, मैं आपको ना उनके जो प्लेक कार्ड्स हैं उनको मैं जरा थोड़ा सा, उसमें लिखा है स्टॉप करप्शन चेंज ब्राजील, बदनुमानी खत्म करो ब्राजील को। ऐसे लगेगा जैसे हमारे दिल की आवाज है। कम टू द स्ट्रीट, लोगों को आवाजें दे रहे हैं, आओ गलियों में आओ। इट इज द ओनली प्लेस वी डोंट पे टैक्सेस। ये वही जगह है जहां पे हम टैक्स नहीं देते, सिर्फ गली में हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगता। और फिर वो आगे कहते हैं कि वी वांट टू चेंज एवरीथिंग रॉन्ग इन आवर कंट्री, स्टॉप। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि हम बहुत टैक्सेस देते हैं, ये उनके प्ले कार्ड्स हैं, मगर हमारे अस्पताल टूटे हुए हैं। अच्छा, अभी एक मैच हो रहा है वहां पे और यहाँ पे वर्ल्ड कप भी होना है। उस मैच में वो मैच जारी है और मैच में उन लोगों को अंदर जाने दिया गया स्टेडियम में जिनके पास टिकट्स थी, वो अंदर जाके मैच देख रहे हैं और मजामते गीत गा रहे हैं और गलियों में एक फेस्टिविटी का माहौल है जैसे एक मेला है और लोग कह रहे हैं बदल दो इसको। इस सारे आप जानते हैं कि ब्राजील की इकानमी को एक मौजूदा मैशत कहा जा रहा था, ब्रिक्स में शामिल थी, हाई ग्रोथ रेट थे, मगर हाई ग्रोथ रेट के जो फवायद हैं वो टाइनी सी क्लास ले गई नीचे। ये जिस तरह ये डेवलपमेंट मॉडल था जिसकी वजह से तुर्की फटा, और ये जो सारी कहानी है ये शायद इस तरह लगता है कि हम एक और ऐद जन्म ले रहा है, एक ऐसा ऐद जन्म ले रहा है जिसमें गली फिर से उठी है और जाग रही है। और जिन मूवमेंट्स को हम देख रहे हैं कि वो पसमंजर में चली गई हैं, वो फिर उठेंगी। सिर्फ इशू ये है कि इनको लीड करने को अभी कोई तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों अतराफ की जो पार्टी राइट और लेफ्ट होती थी, दोनों पे कब्जे हैं एक ही एलीट के, और मेरे ख्याल में ये खला देर तक नहीं रहेगा। और आप देखेंगे कि कार्ड्स पर जो आप देख रहे हैं कोटेशन जो लिखी है, ये देखिए, बिल्कुल हमारे जैसे प्रॉब्लम्स हैं। लिखते हैं 20 सेंट्स वाज जस्ट द स्टार्ट। 20 सेंट की बात तो सिर्फ आगाज था। और फिर वो कहते हैं वी पे हाई टैक्सेस एंड वी आर अ रिच कंट्री, हम एक अमीर मुल्क है, हम टैक्सेस देते हैं, बट वी हैवंट सी दिस इन आवर स्कूल। मगर ये पैसा हमें स्कूलों में अपने नजर नहीं आता, अपने अस्पतालों में नजर नहीं आता, अपनी रोड में नजर नहीं आता। क्लासर साहब से टेक ले लेते हैं। क्लासर साहब, सिचुएशन तो बिल्कुल हमारे मुल्क वाली है, प्लेकार्ड्स में जो लिखा है ऐसा तो हमारे मुल्क में भी हो रहा है। एक अच्छी चीज़ जो है वहाँ पे भी, जैसे काज साहब के, एक तो मुझे काज साहब का जो एक इनके अंदर एक रोमांटिक एक सोशलिस्ट है ना, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि इनका जो उसके साथ रोमांस है और इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये जो इश्यूज़ वहाँ के बता रहे हैं, हमारे लोगों का एक अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन आता है, वेदर वी लाइक इट और नॉट। हमने देखा इलेक्शन में जैसे लोग आए हैं, अपने आप को इजहार किया है, एक्सप्रेस किया है, इमरान खान का राइज हुआ है अगेंस्ट स्टेटस को, अच्छी चीज़ें हमारे यहाँ हो रही हैं। बात तो वही करप्शन मिसमैनेजमेंट की, जैसे आप देख लें कि इस मुल्क में 1 साल के बता रहे हैं, और मैंने फिगर इकट्ठे किए हैं, बड़े डिस्टर्बिंग उसमें फिगर्स आ रहे हैं कि सिर्फ इस मुल्क के 50 लोगों के मेडिकल ट्रीटमेंट में 50, आई एम रिपीटिंग, डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस है जो बजट में आया है, उस पे आपने 30 करोड़ रुपए का ये खर्च किया है। इस मुल्क के ऐसे 50 ये लकी लोग हैं जिनके बैरून मुल्क इलाज में आप 30 करोड़ खर्च करते हैं, और दूसरी तरफ जैसे काजी साहब हालत बताते रहते हैं वो आपके सामने है। सो ये वो आपके मैसिव आपका, अच्छा फिर डिस्क्रिशनरी पावर्स के नाम पे हमारे यहाँ इतनी बदउनवानियां की जाती हैं, आप सोच नहीं सकते कि ये एक इस्लामाबाद के बंदे को आप उठा के 55 लाख रुपया मिल जाता है कि ये लें चेक आपके घर डिलीवर हो जाता है। मतलब मैसिव किस्म की डिस्क्रिशनरी ग्रांट जो है, एक आम आदमी का ट्रीटमेंट का देख रहे हिसाब क्या है, वो
अब उन लकीर लोगों की बात करें जो बैरून मुल्क जाते हैं, 30 करोड़ रुपया टैक्स पेयर का यूज करके आ जाते हैं, इलाज करा के आ जाते हैं अपने मुल्क में। आपके पास कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें दवाइयां भी यहाँ पर नहीं मिलती, और हमारे ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है कि वो पैसे दें, टैक्स दें, इकोनॉमी नहीं है, आप टैक्स चोर हैं। चलो जो टैक्स चोर नहीं है, जो पैसे दे रहे हैं उनका पैसा आप कहां पे यूटिलाइज कर रहे हैं, वो तो आप बता दें। उनके पैसों से तो अपना इलाज करवाते हैं, ये हमारे पैसों से तो इनका इलाज करवाते हैं। हाँ, तो हमारे आम आवाम का जो इलाज है वो किसके पैसों से होगा। आगे बढ़ते हैं, क्लासा साहब आपकी खबर की तरफ आते हैं। असेंबली के इजलास में जो कल कुछ हुआ वो शेयर कीजिए। कल यहाँ पे ये 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, और वो जो पीटीआई की बात कर रहे थे, पीटीआई के एमएनए ने जो बात एग्जैक्टली जी, इसमें कल 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हुई। एक ये 2-3 दिन पहले महमूद खान चकजई साहब ने एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने ये ISI और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ब्लास्ट किया था और यहाँ तक कह दिया था कि असेंबली भाड़ में जाए, और अगर इस तरह की असेंबली रहनी है जो एजेंसीज को या हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती तो बेहतर होगा मैं रिजाइन कर दूं। खासी हार्ड हिटिंग स्पीच थी उनकी। उस पर ये कल इजाजुल हक साहब खड़े हुए, उन्होंने एक हार्ड हिटिंग जवाबी एक तकरीर की है जिसमें उन्होंने चकजई साहब को ये भी टांट किया जी आप कह रहे हैं कि ये असेंबली भाड़ में जाए, यही असेंबली थी जिसकी वजह से आपने अपने भाई को गवर्नर बलूचिस्तान लगवाया। अगर ये असेंबली ना होती तो शायद आपके सगे भाइयों को गवर्नर बलूचिस्तान भी ना लगते। सो कहना वो ये चाह रहे थे यू आर वन ऑफ द बेनिफिशरीज ऑफ दिस सिस्टम एज वेल, जिसको कह रहे मैं पार्लियामेंट में नहीं बैठना चाह रहा या मैं ये भाड़ में जाए। और प्लस उन्होंने कल जो टांट किए हैं बड़े यहाँ पे जर्नलिस्ट को किए हैं, एंकर्स को किए हैं जी कि आप पाकिस्तान की एजेंसी के खिलाफ बातें करते हैं, हामिद कारज़ई की ज़बान बोलते हैं, आपको CIA के यहाँ पे कार्रवाई नज़र नहीं आती, आपको मोसाद की या खाद वगैरह की नज़र नहीं। सो एक तरह का रिप्लाई था जो वो तैयार करके आए थे और उन्होंने उनको महमूद चकजई को दिया कि आपने जो बातें की हैं आप खुद भी उसका बेनिफिट्स भी लेते हैं। सो इट वाज, उन्होंने कल हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, जो हमारी एजेंसीज को आकर उन्होंने डिफेंड किया है। अच्छा, उस वक्त महमूद खान चकजई साहब हाउस में मौजूद नहीं थे, लिहाजा हमें एक अच्छा मैच जो हो सकता था, एक आर्गूमेंटेटिव, वो हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन उन्होंने खासा ब्लास्ट किया इजाजुल हक साहब ने। तो बहुत सारे अरकान का ये भी था कि वो जो पॉलिसी जिससे काजी साहब भी अभी बात कह रहे थे प्रोग्राम के शुरू में, जो पाकिस्तान आज सफर कर रहा है उसमें जनरल जिया साहब की पॉलिसीज का बहुत बड़ा हाथ है और जिसका हम रोना रो रहे हैं और पिछले 30 साल से चीजें हमारे हाथ से निकल गई, उनको मैनेज नहीं कर पा रहे। दूसरा जो कल बड़ा एक वाकया हुआ है और जिस पे मेरा ख्याल है PTI माइट भी डिस्टर्ब, इनके सपोर्टर भी डिस्टर्ब होंगे, इनके अपने रैंक्स में भी हमने कल देखा डिस्टर्बेंस कि मर्दान से इनके MNA मुजाहिद अली खान साहब हैं, जैसे नाम के मुजाहिद हैं। कल तकरीर भी उन्होंने बड़ी एक तरह की मुजाहिदाना की है, उसमें उन्होंने ये मुमताज़ कादरी जो हैं उनको उन्होंने हीरो करार दिया कि इनको रिलीज किया जाए और हीरो वेलकम दिया जाए, जिन्होंने गवर्नर सलमान तसीर को कत्ल किया था। तो उस पर खासा एक शोर शराबा उठा है कि कल फौरी तौर पर एक तो PTI को समझ नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब, अगर आपको याद हो, जब गवर्नर सलमान तसीर का कत्ल हुआ था तो उन्होंने उस वक्त भी उसकी कंडेमनेशन की हुई है इमरान खान ने कि गलत हुआ है। तो ये समझा गया है कि ये शायद उनकी पर्सनल राय है, पार्टी की लाइन नहीं है। सो एक आप कह सकते हैं यहाँ पे खासा अपरोवर हुई है। और 3 घंटे बाद आरिफ जो अलवी साहब हैं, कराची से MNA हैं, वो खड़े हुए हैं, तो उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया है कि ये इनकी अपनी पर्सनल इनकी ओपिनियन हो सकती है, ये पार्टी की लाइन नहीं है। और मेरा ख्याल इमरान खान माइट बी वेरी डिस्टर्ब कि वो जो इमेज फिर जो इमरान खान उसको अपनी तकरीर से उन्होंने कुछ चीज़ें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को मैसेज भेजने की कोशिश की थी कि मैं वो इमरान खान नहीं हूं जो शायद कोई रेडिकलाइजेशन का शिकार है या मुल्क में इनकलाब लाना चाहता है। वो उससे डिस्टर्ब हुआ है, उनका मैसेज जो है, उनका जो, क्योंकि इमरान की पार्टी में बहुत सारे मॉडरेट एलिमेंट्स भी हैं एंड दे माइट बी डिस्टर्ब। सो और ये तीसरी तकरीर वो हमें जवेद हाशमी साहब की हमारे सामने आई है, जिसमें उन्होंने अब कह सकते हैं डैमेज कंट्रोल मैयर्स करने की कोशिश की है, जिसमें कल उन्होंने ब्लास्ट किया है। लेकिन मेरा ख्याल नो इट्स टू लेट, वो हाशमी साहब से जिसको स्लिप ऑफ टंग कहते हैं वो हो चुकी है। तो कल उन्होंने डार साहब पे खासा वो किया, यासीन भट्टू साहब ने बजट वापस लिया तो कहते हैं आप इस बजट को वापस ले लें। तो उन्होंने अपने तक कोशिश की है कि मैं कोई नवाज शरीफ साहब का जो बयान था जिसको कंट्रोवर्सी में लैंड किए थे उसका उन्होंने ये कोशिश की है, लेकिन अब देखते हैं कि इस कोशिश का कोई इंपैक्ट आता है नहीं आता। इमरान खान को मेरा ख्याल है इमरान के हाउस में ना होने का नुकसान ये हो रहा है कि पार्टी रैंक्स में कोई वो नहीं है, कोऑर्डिनेटिव एफर्ट्स हमें नजर नहीं आ रही, पार्टी लाइन समझ में नहीं आ रही, जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, बिल्कुल लाइन समझ में नहीं आ रही। देखिए इसमें सुनामी की तो बड़ी बात की ना, सुनामी है ये है वो, अब उसमें ना मल्टी कलर किस्म के लोग आ गए हैं उस पार्टी में, क्योंकि नजरियाती तौर पर जब आपकी एहसास पुख्ता नहीं होती तो फिर जाहिर है कि एक बयान ऐसा आता है फिर से उसको आपको डिसएसोसिएट करना पड़ता है। मेरे ख्याल में यही हुआ है वहां पे। आगे बढ़ते हैं काजी साहब। शाजिया, मैं एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की स्टोरी जो आई है कुछ चंद दिन पहले, मगर बड़ी अफसोसनाक स्टोरी है ये। इसमें यह है कि ये हमने कुछ गोल्स हासिल करने थे और ख़ास तौर पे ये सिंध के हवाले से आई है, जहाँ बताया गया है कुछ 40% बच्चे जो हमारे हैं वो इस वक्त मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। और कोई एक उस समत में भी हम जाते, ये जो UNDP की रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया कि हम किसी उस समत में भी जाते नजर नहीं आ रहे कि जिस समत में जाके
बात यह है कि आपका सबसे बड़ा एसेट आपके बच्चे और आपकी यूथ होती है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे आप इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट यही होती है। मगर हम ये देख रहे हैं कि ओवर द ईयर हम टेररिज्म में, ये जो टेररिज्म हम बच्चों के खिलाफ कर रहे हैं, अब अभी आप हम डेली आजकल उस पर भी थोड़ा सा हम शायद नजरअंदाज कर जाते हैं, जो डेली मीजल से यहाँ बच्चे मारे हैं, और ये जो हम माजूरों की एक नस्ल जवान कर रहे हैं, ये हमें कहाँ लेके जाएगी। तो ये है हमारे टास्क। मगर मैं इसको रोकता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज मोहतरमा का जिक्र भी हो जाए। की 60वीं सालगिरह है, हर जगह केक भी काटे जाएंगे, तकरीबात भी होंगी। सदर साहब ने भी उनके मज़ार पर जाकर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। क्लासा साहब, हम एक ही बात करते हैं कि एक मुख्तलिफ सोच रखने वाली, मजबूत सोच रखने वाली, अपने अकायद पर डटी रहने वाली कायद की जो पार्टी है, उनके नजरियात उनकी पार्टी से मिलते क्यों नहीं? ये बिल्कुल एक ट्रेजेडी है मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की, और बेनज़ीर भुट्टो साहबा की रूह जो है वो मेरा ख्याल खुश नहीं होगी। बेशक ये इन्होंने 5 साल हुकूमत में पूरे किए हैं, इन्होंने यहाँ पे बैठ के अपनी एक और हुकूमत भी सिंध में ले ली है, लेकिन एक पॉलिटिकली तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि इन लोगों ने ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा के विजन को फॉलो किया होगा। जैसे हमने कल के प्रोग्राम में भी बात की थी कि इस वक्त 5 के करीब जो फेडरल मिनिस्टर हैं, एक्स हैं, इंक्लूडिंग वज़ीर आज़म, वो नैब के पास ये करप्शन स्कैंडल पर इंक्वायरीज कर रहे हैं, और डिनाई करने की बजाय वो एक दूसरे पर ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं। सो ये बहुत बड़ा एक अफसोसनाक काम है। वो कहता है कि राजा प्रदर्शन साहब ने लाइसेंस जारी किए थे, उन्होंने कहा नहीं जी ये नवीद कमर ने किया। नवीद कमर साहब कहते हैं नहीं जी मेरा कसूर नहीं है, तो ये डॉक्टर आसिम का कसूर है। वो कहते नहीं मेरा कसूर नहीं है, फलां का कसूर है। सो ये मेरा ख्याल है बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी के लिए ये एक डिबैकल आप कह सकते हैं। लेकिन आज अगर अच्छा दिन है, हमें अगर अच्छी बातें बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बारे में कहना चाहिए, लेकिन ये जो ये रॉटिंग है ना, ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा की गवर्नेंस के दौर में शुरू हो चुकी थी, जिसका हमने देखा है जो कंप्लीट साइकिल अब जाके हुआ है पिछले 5 सालों में। मैं बात करता हूँ इससे कि ये जो एक नजरियाती शिफ्ट आई थी, ये 80s में आई थी। उस वक्त मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने जो बागडोर संभाली थी, मैं पीसी में मौजूद था जब तकरीर उन्होंने आके की थी। यहाँ के नजरियात पिछली सीटों पे चले गए हैं, तो उसके बाद फिर ये जो आज पीपल्स पार्टी का डिबैकल हुआ, तो मेरे ख्याल में बहरहाल वो एक हिस्ट्री जज करेगी उन्हें, हम उन्हें जज नहीं कर सकते। एक बहुत अहम शख्सियत थी और बड़ी तकलीफदेह बात है कि उनसे उनकी जिंदगी छीन लेंगी। ठीक, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। काई साहब, क्लास साहब, नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए हमें। अल्लाह हाफिज।